Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel Vidyas Thariwale sir. सो स्टूडेंट्स आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप की। जी हाँ, इस चैप्टर फर्स्ट नेशनलिज्म इन यूरोप का आज पहला लेक्चर हम कवर अप करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है नेशन स्टेट। हम ये भी पढ़ेंगे कि जिस तरह से इंडिया में नेशनलिज्म आया और यूरोप में नेशनलिज्म आया, उन दोनों की प्रोसेस क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। वी विल लर्न अबाउट हाउ नेशनलिज्म इमर्ज इन यूरोप एज वेल एज हाउ नेशनलिज्म इमर्ज इन इंडिया। और तो और हम यही बात करेंगे कि जो भी फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ, यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हम इसके प्रीवियस क्लास में जो पढ़े कि कैसे उसने यूरोप में नेशनलिज्म लाने में हेल्प की, और साथ ही साथ हम नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में पढ़ेंगे कि उसने कौन से काम किए थे, उसने जो नेपोलियनिक कोड बनाया था उसकी जानकारी भी हम आज लेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल रहने वाला है। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनलिज्म जो है वो एक फीलिंग होती है, पैट्रियोटिक फीलिंग होती है जो अपने देश के प्रति इमर्ज होती है। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? जब पीपल को लगता है कि वो अपने देश के लिए ज्यादा, मतलब उनका देश उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या देश को यूनाइट करना चाहते हैं, तो इस तरह की जो फीलिंग इमर्ज होती है तो उसे क्या कहते हैं? नेशनलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस बुक में नेशनलिज्म के ऊपर बेस्ड दो चैप्टर्स हैं, एक नेशनलिज्म इन इंडिया और एक नेशनलिज्म इन यूरोप। जी हाँ, दोनों में नेशनलिज्म सेम है, दोनों में राष्ट्रभक्ति ही है, नेशन के प्रति पैट्रियोटिक फीलिंग ही है, लेकिन दोनों के कारण अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग रीजंस के वजह से इमर्ज हुए हैं। ठीक, तो उसी की बात हम करेंगे कि यूरोप में जो नेशनलिज्म इमर्ज हुआ वो कैसे इमर्ज हुआ, उसका कारण क्या था, इंडिया में जो नेशनलिज्म इमर्ज हुआ उसका कारण क्या था। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात, यूरोप का नेशनलिज्म और इंडिया का नेशनलिज्म। हम आपको इंडिया के नेशनलिज्म को पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम इंडिया के नेशनलिज्म को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया क्या है, कॉलोनियल रूल के अंडर रहा है, यानी भारत क्या रहा है, गुलाम रहा है। आप सभी को पता है, आप प्रीवियस में चैप्टर पढ़ भी चुके हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया में कि हमारे ऊपर अंग्रेजों का और मुगलों का रूल रहा है। तो इंडिया जो है गुलाम रहा, यानी इंडिया के ऊपर कॉलोनियल रूल रहा। तो जब इंडिया के पीपल को ये रियलाइज हुआ कि वो कॉलोनियल रूल के अंडर और ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, व्हेन इंडियन पीपल रियलाइज दैट दे कुड नॉट सर्वाइव मोर इन अंडर कॉलोनियल रूल, है ना, व्हेन इंडियन पीपल रियलाइज्ड दैट दे कुड नॉट सर्वाइव फर्दर, दे कुड नॉट सर्वाइव मोर अंडर कॉलोनियल रूल, है ना, अब वो गुलामी के अंडर और नहीं रह सकते। जब ये उनको एहसास हुआ ना इंडियन लोगों को, तो उनके अंदर जो फीलिंग इमर्ज हुई नेशनलिज्म थी। यानी इंडिया में नेशनलिज्म इसलिए इमर्ज हुआ क्योंकि लोगों को लगता था कि वो कॉलोनियल रूल के अंडर सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारी बात को बहुत ही गौर से ध्यान दीजिएगा कि इंडिया में नेशनलिज्म इसलिए इमर्ज हुआ कि जब हमारे इंडियन लोगों को ये रियलाइज हुआ कि दे कुड नॉट सर्वाइव मोर अंडर कॉलोनियल रूल, दे कुड नॉट सर्वाइव मोर अंडर कॉलोनियल रूल, इस वजह से इंडिया में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज नेशनलिज्म, हाउ इट इमर्ज्ड। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ भाई, इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया। तो दोनों का डिफरेंशिएट हमें करते आना चाहिए, क्लियर पता होना चाहिए। बुक में ऐसा क्लियरली एकदम तो कहीं पे एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरह नहीं दिया गया कि दोनों के नेशनलिज्म में क्या अंतर है और दोनों का नेशनलिज्म क्यों इमर्ज हुआ। अक्सर पढ़ाया भी नहीं जाता है, लेकिन हम आपको एकदम डिटेल में अच्छे से क्लियरली स्पेसिफाई कर देंगे। दोनों के बीच आपको अंतर पता चलेगा कि इंडिया का नेशनलिज्म क्यों इमर्ज हुआ और यूरोप का नेशनलिज्म क्यों इमर्ज हुआ। दोनों का सही एकदम अलग अलग रीजन है, स्पेसिफिक, उसी को हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके इंडिया के सामने आप देखते हैं कि इसका तो आपको क्लियर हो गया पूरी तरह से, इंडिया का नेशनलिज्म क्यों इमर्ज हुआ। तो इंडिया का नेशनल इसलिए इमर्ज हुआ कि पीपल रियलाइज्ड दैट दे कुड नॉट सर्वाइव मोर अंडर कॉलोनियल रूल। ये इंडिया के नेशनलिज्म की बात थी। तो क्लियर है यहाँ पर। अब हम चलते हैं यूरोप के नेशनलिज्म के ऊपर कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ। ये इमर्ज हुआ व्हेन पीपल रियलाइज्ड दैट, वहां भी रियलाइज किए थे, व्हेन पीपल रियलाइज्ड दैट दे आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन एंड शेयर्स कॉमन आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री, है ना। यूरोप में नेशनलिज्म तब आई जब लोगों को यह रियलाइज हुआ कि वो क्या है, दे आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन, वो एक ही देश के, एक ही राष्ट्र के क्या है, पार्ट हैं, एक ही देश के हिस्से हैं, और साथ ही साथ उनका जो आइडेंटिटी है, उनकी पहचान है, उनका जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो सेम है ना, शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉलोनियल रूल के अंडर रियलाइज हुआ, नेशनलिज्म आ गई। और यहां पर रियलाइज कैसे हुआ, दे रियलाइज दैट दे आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन एंड शेयर्स कॉमन आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री। तो आपको ध्यान देना है
कि यूरोप में नेशनलिज्म इसलिए इमर्ज हुआ क्योंकि वहां के पीपल को ये रियलाइज हो गया कि दे आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन एंड दे शेयर सेम या कॉमन कहिए, कॉमन हिस्ट्री या आइडेंटिटी, है ना, कॉमन हिस्ट्री और आइडेंटिटी है उनकी, और वो एक ही नेशन के पार्ट है, इसलिए वहां पे नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। जब इंडिया में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ क्योंकि पीपल को रियलाइज हो गया कि दे कुड नॉट सर्वाइव मोर अंडर कॉलोनियल रूल, वो कॉलोनियल रूल में और ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए लोगों के अंदर जो फीलिंग इमर्ज हुई क्या है, नेशनलिज्म। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कभी आएगा नेशनलिज्म की डिफाइन करने का तो आपको क्लियरली मेंशन होगा कि यूरोप का नेशनलिज्म या फिर इंडिया का नेशनलिज्म, क्योंकि दोनों में नेशनलिज्म है और दोनों के कारण अलग अलग हैं और दोनों के लिए वर्क भी अलग अलग हुए हैं, दोनों अलग अलग जगहों पर लड़े गए, वो यूरोप में लड़ा गया है, ये एशिया में है ना, तो पूरा अलग तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनलिज्म यूरोप हो नेशनलिज्म इंडिया हो, दोनों में देश को क्या करना था, आजाद कराना, यूनाइट करने की बात थी ना। तो यहाँ पर इंडिया में इमर्ज हुआ क्योंकि पीपल रियलाइज दैट दे कुड नॉट सर्वाइव मोर अंडर कॉलोनियल रूल। यहाँ पे इमर्ज हुआ because people realize that they are the part of the same nation and shares common identity and history, है ना, they are the part of the same nation and shares common identity and history। तो याद रखिए यूरोप का नेशनलिज्म का कारण ये है और इंडिया पे नेशनलिज्म इमर्ज होने का कारण ये है, तो दोनों जो कारण दिए गए यहाँ पर ये क्लियरली स्पेसिफाई हैं और अलग अलग हैं, तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट करने आता है। अगर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, पिछले साल जो पैटर्न चेंज हुआ है एसएससी के पेपर का, आप उसमें देख सकते हैं कि बहुत ही डिटेल में इंटरनल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इस तरह से डिफरेंशिएट करने आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, ऐसा भी सवाल आ सकता है। कंबाइनिंग क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा आप, हिस्ट्री से कंबाइनिंग क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर कई चैप्टर्स में, एसएसटी में तो कई चैप्टर्स होता है कि उस चैप्टर से और इस चैप्टर के इस टॉपिक से क्या कॉमन चीज है या क्या डिफरेंस है या उसके बेस पे आप इसको कैसे समझते हैं, तो ये ऐसे बहुत सवाल आते हैं आपको। ठीक है, जैसे कि आपने पावर शेयरिंग पढ़ा था, पावर शेयरिंग चैप्टर में आपने पढ़ा कि मेजोरिटेरियन श्रीलंका, फिर उसके बाद हमने डेमोक्रेसी वाले चैप्टर की बात कर लेंगे, आप उसमें डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी आगे और पढ़ेंगे उस चैप्टर में, या फिर फेडरलिज्म की बात कर ले तो उससे रिलेटेड सवाल आता है कि इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है क्या, श्रीलंका जैसी कंट्री जो हमने पढ़ा था मेरिटोरियन पॉलिसी, वहां फेडरलिज्म फॉलो हो सकता है क्या, इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सारे, कोई एक चैप्टर स्किप नहीं कर सकते, सारे चैप्टर्स एक दूसरे से को रिलेटेड है, इंटरनल क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम यूरोप और इंडिया के नेशनलिज्म की डेफिनेशन इमर्जेंस को बता रहे हैं कि यहाँ का कैसा स्पेसिफिक है, वहां का कैसा स्पेसिफिक है, क्लियर है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि इंडिया में कब इमर्ज हुआ, व्हेन पीपल रियलाइज दैट दे कुड नॉट सर्वाइव मोर अंडर कॉलोनियल रूल। यूरोप में कैसे इमर्ज हुआ, व्हेन दे रियलाइज दैट दे आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन एंड शेयर्स कॉमन आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री एंड शेयर्स कॉमन आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के ओर, जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, द थ्योरी ऑफ नेशन स्टेट। सो स्टूडेंट्स, यूरोप और इंडिया के नेशनलिज्म को क्लियरली समझ लेने के बाद अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म की। तो चलिए हम समझते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि थ्योरी ऑफ नेशन स्टेट क्या है, व्हाट इज द टर्म नेशन स्टेट स्टैंड्स फॉर। तो चलिए देखते हैं नेशन स्टेट क्या है। इसको बताने से पहले, इसका आपको डेफिनेशन और सही तरीका समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं कि आज जो आप इंडिया को देख पा रहे हैं, हम तो भले यूरोप पढ़ने जा रहे हैं बट एग्जांपल हम इंडिया से लेते हैं। जैसे आप इंडिया को आज देख रहे हैं कि इंडिया जो है उसका एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट है ना, लेकिन इसके पहले एंशियंट टाइम में, मतलब कॉलोनियल पीरियड के समय में क्या होता था कि जितने स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे 28 स्टेट्स हैं, तो इन 28 स्टेट्स के अपने अलग अलग राजा होते थे, यानी 28 स्टेट्स 28 देशों की तरह थे, यानी सेपरेट नहीं थे, यानी साथ होकर भी पूरी तरह से अलग थे, इनमें अपना अलग अलग तरीके से रूल चलता था। ठीक, तो ये कोई कॉमन आइडेंटिटी शेयर नहीं करते, एक कंट्री को समझ लीजिए, एक नेशन को बिलोंग नहीं करते, है ना, खुद का उनका एक अलग राज्य देश की तरह होता था। आपने देखा होगा एक राजा दूसरे राजा पड़ोसी राजा को हरा देता था और उसके राज्य को कब्जे में ले लेता था। तो ये जो चीज यहां हो रही है, सेम थिंग होती थी कहां पर, यूरोप में भी। आज यूरोप में जो आप इटली, जर्मनी, ब्रिटेन को आप देख पा रहे हैं ना, वो पहले उस तरह से नहीं थे, यानी ब्रिटेन के भी कई पार्ट थे। जैसे आज हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही ब्रिटेन भी कई ऐसे स्टेट्स में बटा था और हर स्टेट का अपना अलग अलग राजा था। वैसे ही इटली भी ऐसे कई स्टेट्स में बटा था और हर स्टेट का अलग अलग राजा था, वो अपने तरीके से रूल करते थे। यानी कि सब एक कंट्री के पार्ट होते हुए भी अलग अलग आइडेंटिटी शेयर करते थे और अलग अलग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते थे। ठीक है, भले उनकी हिस्ट्री सेम है लेकिन उनकी आइडेंटिटी और उनके जो एक्शन से पूरे अलग अलग हैं, अपने अलग अलग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। यानी कि नेशन स्टेट की थ्योरी क्या कहती है कि सब लोगों को एक साथ रहना है, सेम मिलकर रहना है, यानी कि उनको अलग अलग नहीं रहना है। यानी कि आप समझ सकते हैं एंशियंट टाइम में, कॉलोनियल पीरियड के टाइम में क्या होता था, जितने भी स्टेट्स हुआ करते थे या जितने भी कंट्रीज होती आसपास की, वो सारी सेपरेट रहती थी।
लेकिन ये सब जो थी जुड़ी हुई थी एक ही पार्ट। जैसे आप एशिया की बात कर लीजिए, एशिया में इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, सब एशिया में है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग कंट्रीज है, लेकिन फिर भी कौन से कॉन्टिनेंट को बिलोंग करती है? एशिया को बिलोंग करती है। तो वैसे यूरोप में क्या था, यूरोप में वेरियस कंट्रीज ऐसी हैं, उन कंट्रीज में अलग अलग स्टेट्स है ना। हम अपने इंडिया की बात कर ले, जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना अलग अलग चीफ मिनिस्टर है, वो अपने तरीके से रूल करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक कॉमन रूल, यानी कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के अंडर वर्क करना होता है, काम करना होता है, उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, यानी कि अलग होते हुए भी एक है। जबकि यूरोप में क्या होता था, एक होते हुए भी अलग थे, है ना। सेम टाइम उस टाइम पर सेम थिंग होती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि क्या होता था कि एक ही स्टेट, जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं इटली की, है ना। उस वक्त की अगर हम इटली की बात करें, यूरोप में आता है इटली, ठीक। इटली जो है इतना बड़ा, इटली एक नेशन तो था, लेकिन उसके एक एक राज्य में अलग अलग लीडर्स रूल करते थे, तो समझ लीजिए, यानी इसके इतने सारे पार्ट्स होंगे, इतने सारे स्टेट्स होंगे, और उसमें अलग अलग राजा रूल करता है, अपने तरीके से रूल करता है, ठीक। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पहले के समय में क्या होता था, भले ही एक कंट्री है, एक नेशन है, लेकिन फिर भी उसको अलग अलग रूलर्स रूल कर रहे हैं और अपने तरीके से रूल कर रहे हैं, यानी सेम आइडेंटिटी होने के बावजूद वो क्या कर रहे हैं, सेम हिस्ट्री होने के बावजूद वो सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर कॉमननेस नहीं है, एकता नहीं है और सिमिलैरिटीज नहीं है। लेकिन नेशन स्टेट की थ्योरी कहती है कि अगर हम एक राष्ट्र के हैं, हम एक तरह की हिस्ट्री शेयर करते हैं और हमारी आइडेंटिटी एक है, तो हमें क्या होना होगा, कॉमन बनना पड़ेगा, हमें एक साथ आना पड़ेगा। यानी अलग अलग हम 20 स्टेट्स वाले, जैसे इंडिया की बात कर ले 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट वाले अगर अलग अलग हो जाए, मध्य प्रदेश अलग, महाराष्ट्र अलग, अलग मीन्स हम ऐसा नहीं बोल रहे कि वो अभी अलग नहीं है, वो स्टेट्स अपनी बाउंड्री अलग शेयर करते हैं, लेकिन वो अभी भी इंडिया को ही अपनी कंट्री मानते हैं, इंडिया में ही बिलोंग रहते हैं और इंडिया के साथ ही अपनी कॉमननेस शेयर करते हैं, अपनी आइडेंटिटी शेयर करते हैं। जबकि पहले के समय में क्या होता था, यूरोप की बात बता रहे हैं हम, यूरोप में पहले के समय में क्या होता था, वो भले ही कंट्री जो स्टेट्स होते थे वो एक ही पार्ट, एक ही नेशन के अंडर होते थे, लेकिन वो अलग अलग आइडेंटिटी शेयर करते थे। जैसे इटली में 2 स्टेट है, मान लीजिए ये एक स्टेट है, ये स्टेट है, ये भी स्टेट है, तो ये स्टेट वाला बोलता है कि मैं इटली से अलग हूं, मैं इटली के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करूंगा, मैं अपने एरिया का राजा हूं, तो मैं अपने मन मुताबिक रूल करूंगा। फिर दूसरा स्टेट अपने हिसाब से बोलता था, तीसरा चौथा ऐसे चलता था, यानी एक होकर भी पूरी तरह से क्या थे, सब अलग थे। हमारी कंट्री में देखो अलग होकर भी एक साथ हैं, यानी महाराष्ट्र अलग, एमपी अलग, यूपी, बिहार, झारखंड, है ना, दिल्ली वगैरह सब अलग है, लेकिन फिर भी ये इंडिया को ही अपना नेशन मानते हैं और इंडिया के अंडर ही आते हैं और इंडिया के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना। तो हमारा एक नेशन स्टेट है बढ़िया। क्यों भाई? क्योंकि अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी हम एक ही नेशन को बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स है, लेकिन ये अपने नेशन को बिलोंग ही नहीं करना चाहते, इनके अंदर फीलिंग ही नहीं है एक नेशन को बिलोंग करने की, ठीक। तो आप समझ लीजिए नेशन स्टेट क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स को जो अलग अलग हैं उनको एक कंट्री में लाना, उनको एक कंट्री के अंडर बिलोंग कराना, ये क्या कहलाता है, नेशन स्टेट की थ्योरी कहलाता है। तो आपको एक जनरल आइडिया हो गया होगा, और नहीं भी समझे आप तो अभी डेफिनेशन के थ्रू क्लियरली और एग्जांपल लेकर हम समझ जाएंगे आप कि क्या होता है नेशन स्टेट, ठीक है। तो चलिए देखिए नेशन स्टेट क्या है, डेफिनेशन हमको बता रहे हैं, बार बार अक्सर एग्जाम में पूछ देता है 1 मार्क्स के लिए या कभी कभी 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट लिखने भी आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं नेशन स्टेट क्या है। A nation state was one in which the majority of its citizens, including its rulers, came to develop a sense of common identity। जी हाँ, नेशन स्टेट की थ्योरी क्या कहती है, ये वो थ्योरी है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन, ज्यादा यानी मैक्सिमम लोग उस कंट्री के, उस स्टेट के, उस एरिया के लोग, और साथ ही साथ उनका रूलर, उनका राजा जो होता है ना, शासक, वो भी क्या सोचता है कि वो सब के सब एक ही नेशन के पार्ट है, दे बिलोंग टू ए सेम नेशन, है ना। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र, एमपी के जो लोग हैं वो भले ही अलग अलग राज्यों में रहते हैं, लेकिन उन सब के अंदर एक ही फीलिंग है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और हम लोग इंडिया को ही बिलोंग करते हैं, वी आर इंडियंस, है ना, वी आर नॉट महाराष्ट्रियन, वी आर नॉट एमपियंस, वी आर इंडियंस, है ना, हम ऐसे बिलोंग करते हैं। तो इस तरह की फीलिंग लाना ही क्या कहलाता है, नेशन स्टेट कहलाता है। और नेशन स्टेट के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं, एक कॉमन आइडेंटिटी और एक कॉमन हिस्ट्री। तो कॉमन हिस्ट्री तो है, हम भी अंग्रेजों गुलाम थे, महाराष्ट्र वाले भी अंग्रेजों गुलाम थे, एमपी वाले भी अंग्रेजों गुलाम रहे, हिस्ट्री सेम रही है भाई, और हमारी भी आइडेंटिटी सेम है ना, हम भी इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में रह रहे हैं, महाराष्ट्र वाले भी और एमपी वाले भी, दोनों इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में रह रहे हैं, दोनों पे अंग्रेजों का रोल था, यानी दोनों की हिस्ट्री भी सेम है, दोनों की आइडेंटिटी भी सेम है, और ये एक ही नेशन को बिलोंग करते हैं। तो ये क्या है, नेशन स्टेट की थ्योरी है। तो हम कह सकते हैं इंडिया इज ए नेशन स्टेट। चलिए फिर से आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, ए नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस इंक्लूडिंग इट्स रूल्स। नेशन स्टेट की थ्योरी जब उस वक्त दी गई थी ना यूरोप में, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, खासकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय की बात चल रही है ना, 18th सेंचुरी की बात चल रही है, 17, 18 और सेंचुरी की 17, 18 सेंचुरी की बात चल रही है, ठीक है।
तो इसमें क्या हुआ, इस नेशन स्टेट की थ्योरी में क्या हुआ कि इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस इंक्लूडिंग रूलर, सिटीजन और रूलर क्या करें, उनके अंदर क्या फीलिंग रहे कि वो एक सेम आइडेंटिटी यानी एक कॉमन नेशन को बिलोंग करते हैं, साथ साथ उनकी क्या हिस्ट्री क्या है, सेम है, ठीक है, केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। उनकी आइडेंटिटी एक है, उनकी पहचान एक है, उनका इतिहास भी एक है, ठीक है। हम इंडियंस की, हम महाराष्ट्र और एमपी वालों की जो आइडेंटिटी है एक है कि हम इंडियंस है, वी आर बिलोंग इंडियंस है ना, एमपी बिलोंग टू इंडियंस, महाराष्ट्र बिलोंग टू इंडियंस है ना, महाराष्ट्र के लोग भी इंडियन है, एमपी के लोग भी इंडियंस है, ये हमारी सेम आइडेंटिटी हो गई। और सेम हिस्ट्री कैसे होगी, हमारे ऊपर भी अंग्रेजों ने रूल किया और महाराष्ट्र वाले पे भी अंग्रेजों ने रूल किया, महाराष्ट्र में भी मराठा लोग थे, एमपी में भी मराठा लोग थे, है ना। तो ये सारी हमारी हिस्ट्री और आइडेंटिटी क्या है, दोनों सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ ए नेशन स्टेट, वी फॉलो द थ्योरी ऑफ नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट होना क्या, आपको सिंपल एग्जांपल समझाते हैं। आप समझ लिए एक राज्य है, राज्य एक कंट्री, एक देश है, इसके अलग अलग राज्य हैं, ये इस तरह से बटे हुए हैं, तो इनको हरा पाना इंडिविजुअली बहुत आसान होता है। जबकि ये एक साथ अगर जुड़ जाएं ये सारे स्टेट्स, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन बॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनका हिस्ट्री कल्चर सब सेम है, आइडेंटिटी सेम है, उंगलियां सबकी सब उंगलियां हैं, सबके सब स्टेट हैं, और किससे जुड़े हैं, एक ही स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो एक साथ अगर ये जुड़ जाए तो इनको हरा पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। तो यूरोप में इसी नेशन स्टेट की थ्योरी को लाया गया था, और यही नेशन स्टेट की थ्योरी है। नेशन स्टेट की थ्योरी क्या कहती है कि इसमें लोगों को ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाए कि दे बिलोंग टू ए सेम आइडेंटिटी, है ना, दे हैव ए कॉमन आइडेंटिटी, कि वो दे बिलोंग टू ए सेम नेशन, दे हैव ए कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। जब लोगों को ये फील होए कि वो क्या है, इनकी पहचान एक है, वो एक ही देश को बिलोंग करते हैं, एक ही राष्ट्र के पार्ट है ना, एक ही नेशन के पार्ट है, साथ ही साथ उनकी हिस्ट्री भी क्या है, सेम है। व्हेन पीपल बिगिन टू रियलाइज दैट दे आर द पार्ट ऑफ ए सेम नेशन, जब अलग अलग स्टेट के लोगों को ये फील होने लगे, व्हेन दे स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दे आर द पार्ट ऑफ ए सेम नेशन एंड हैव कॉमन हिस्ट्री, और उनके कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन इतिहास है, तब इस तरह की चीज को क्या कहते हैं, नेशन स्टेट की थ्योरी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज नेशन स्टेट। अब देखिए अभी कॉमननेस आएगा कैसे, अगर अलग अलग हैं, जैसे झगड़ा चल रहा है एमपी महाराष्ट्र में, तो इनको एक कैसे किया जाएगा भाई, इनको एक लाना कैसे होगा। लोग नहीं झगड़ते हैं, लोगों के जो राजा होते हैं ना अधिकतर वो झगड़ते हैं, और कुछ लोग भी होते हैं उससे सपोर्टर, राजा के सपोर्टर, सारे लोग तो नहीं होते। जैसे इंडिया पाकिस्तान के भी झगड़ा चल रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान के लोग बुरे नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके बीच झगड़ा चलता है। मैक्सिमम इंडियन पीपल और पाकिस्तान पीपल तो एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, है ना, तो सेम चीज यहाँ भी होती है। तो द कॉमननेस, ये जो कॉमननेस आएगी ना, यानी नेशन स्टेट का पार्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस कॉमननेस वाज अचीव्ड थ्रू स्ट्रगल्स। नेशन स्टेट बनना है तो भाई स्ट्रगल से आएगा। जो राजा एक स्टेट में नहीं मिलना चाहिए, जैसे मान लीजिए 4 स्टेट है, 5वां स्टेट मिलना नहीं चाहता नेशन स्टेट में ना, ये 4 तो मिल गए पर ये नहीं मिलना चाहता, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये मिलकर इससे लड़ेंगे, इस राजा को हराएंगे और फिर इसको आपस में जोड़ लेंगे ना। अचीव्ड थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल, नेताओं के एक्शन से नेता लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, अच्छी पॉलिटिक्स करते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं, या फिर लोग स्ट्रगल करते हैं, आर्मी स्ट्रगल करती है, और लोगों का एक्शन क्या है, पीपल सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, इन्हीं बातों के ऊपर डिपेंड करेगा कि नेशन स्टेट बनेगा या नहीं बनेगा। हमारी कंट्री को देख लीजिए, हमारे मैक्सिमम नेता देश में रहना चाहते हैं, भारत देश का ही पार्ट बने रहना चाहता है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो वो सब चाहते हैं कि वो इंडिया के पार्ट है और हमेशा इंडिया में रहेंगे, ऐसा बोलते हैं। फिर मतलब नेता लोग का स्ट्रगल यहाँ पर काम आ गया ना, थ्रू स्ट्रगल्स, ठीक है, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स, ये लीडर्स का एक्शन था। अब स्ट्रगल कैसे हुआ, हमने गुलाम जो थे हमारे ऊपर जो रूल किए थे, हम लोग जो गुलाम थे उनको हमने हराया, फिर स्ट्रगल किया, मतलब हराया मतलब स्ट्रगल किया, हमारे नेता एक साथ रहना चाहते हैं तो एक्शन ऑफ लीडर्स, और कॉमन पीपल भी तो यही चाहते हैं ना कि हम भारत देश के निवासी, हम भारत में ही रहना चाहते हैं, तो दिस थिंग्स क्रिएट्स नेशन स्टेट। तो इस तरह से नेशन स्टेट की थ्योरी आती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं कि यूरोप में, जैसा कि आज हम यूरोप को देखते हैं, यूरोप पहले वैसा नहीं था। इटली के कई पार्ट थे, जर्मनी के कई पार्ट थे, जैसे इंडिया के कई स्टेट्स पार्ट में बटे हुए हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इटली कई पार्ट में बटा हुआ था, जर्मनी कई पार्ट में बटा हुआ था, है ना, ब्रिटेन कई पार्ट में बटा हुआ था। तो उन सभी पार्टों को ये रियलाइज करवाना कि तुम सब एक ही देश को बिलोंग करते हो, भले तुम अलग अलग हो लेकिन हो तो जर्मनी के ही, भले तुम अलग अलग स्टेट में रह रहे हो लेकिन तुम हो ब्रिटेन के ही, है ना, तुम हो कहाँ के, इंग्लैंड के ही, ब्रिटेन के ही हो, तुम भले ही अलग रह रहे हो। तो इस तरह की फीलिंग इमर्ज करवाना क्या कहलाता है, नेशन स्टेट कहलाता है। और ये आएगा कैसे, दिस विल कम थ्रू द स्ट्रगल्स
एक्शंस ऑफ द लीडर्स एंड कॉमन पीपल। जी हाँ, नेताओं के और कॉमन पीपल के एक्शन से आएगा और स्ट्रगल से आएगा। तो इसी को कहा गया है थ्योरी ऑफ नेशन स्टेट। ठीक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा होगा नेशन स्टेट की थ्योरी। अब हम बात करेंगे कि इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। चलिए हम देखते हैं कि हाउ नेशन स्टेट की थ्योरी को अमल में लाना, उसको फॉलो करना, हाउ द थ्योरी ऑफ नेशन स्टेट स्टार्ट्स फॉलोइंग, है ना, इसकी थ्योरी को कैसे फॉलो करना शुरू किया गया। तो लेट अस सी अबाउट इट। सो स्टूडेंट्स, नेशन स्टेट की थ्योरी को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया, एक पाथ शो किया, एक रास्ता दिखाया नेशनलिज्म के लिए। जी हाँ, हाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पेव्ड द पाथ ऑफ और द वे ऑफ नेशनलिज्म और नेशन स्टेट। चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। जी हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन। अगर आपको याद हो, आपके प्रीवियस क्लास में आपने 9th में फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, जो कि 14 जुलाई 1789 को हुआ था। वहां से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। उसमें हमने देखा कि पहली बार क्या हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा खास ईयर कि इट इज द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एज वेल एज इन द वर्ल्ड, है ना। जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो सिर्फ यूरोप की हिस्ट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा था। तो उस वक्त हम यूरोप की बात कर रहे थे और पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे थे। हमने देखा कि कैसे इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने नई नई चीजें चेंज की। पहली बार मोनार्क को, राजा को हराने की बात हुई, राजा को चैलेंज करने की बात हुई, वोटिंग राइट्स है, विमेन्स को राइट मिले, मेंस को राइट मिले, पॉलिटिकल क्लब्स आए, कुछ डेमोक्रेसी वाला चीज शुरू हो गया, है ना। लोग बिलोंग करने लगे, लोग के अंदर फीलिंग आ रही थी हम मिलकर लड़ेंगे राजा के खिलाफ, है ना। टेनिस कोर्ट वर्साइलीज हुआ। अगर आपको ये सब कुछ याद हो तो, है ना, नेपोलियन बोनापार्टे से लेके मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर तक, सारे लोग आए। किसी ने स्लेवरी खत्म की, किसी ने स्लेवरी शुरू की, किसी ने इक्वालिटी मेजर्स लाए, तो किसी ने नेपोलियन कोड लाया, है ना। ये सारी चीजें हुई। तो आप ये समझ सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही शुरुआत माना जाता है नेशन स्टेट की थ्योरी का, या पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग इमर्ज करने का। आपको याद होगा कि वहां पर कैसे लोग जो सेना के लोग थे मर्साइली सॉन्ग गाते थे और क्या करते थे, अपने अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग लाते थे, है ना। तो इस तरह की देशभक्ति की भावना जो जनरेट करना, नेशन स्टेट की फीलिंग जनरेट करना, इसकी शुरुआत किसने की है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। जी हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसकी शुरुआत माना जाता है। आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरा रिकॉल होना चाहिए। तो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा पूरा। आपको हमारे चैनल पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की पूरी सीरीज, वीडियो की सीरीज मिल जाएगी, आप उसे देखकर फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक को, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो अगर हम बात करें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक नेशन स्टेट का आइडिया कैसे लाया, तो देखिए द फ्रेंच रिवॉल्यूशन शोड द पाथ ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। जी हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने मॉडर्न नेशन स्टेट का रास्ता दिखाया था। जैसे कि पूरा देश, फ्रांस का देश बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में बटा हुआ था, लेकिन फ्रेंच वालों ने रिवॉल्यूशन करके सारे स्टेट्स खत्म कर दिए, सबको सेम लाया था ना, अगर आपको याद हो तो। ठीक, तो यानी कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन शोड द पार्ट ऑफ मॉडर्न नेशनल स्टेट। मॉडर्न नेशन स्टेट्स का रास्ता जो दिखाया किसी ने, है ना, वो कौन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही शुरुआत की कि नेशन स्टेट होना चाहिए, ऐसा नेशन स्टेट होता है। दूसरा, इट क्वेश्चन द ओल्ड मोनार्किकल ऑर्डर। इसने सवाल उठाए थे किसके ऊपर, जो राजा लोग थे उनके ऑर्डर्स के ऊपर। ओल्ड मोनार्किकल ऑर्डर, पुराने जो प्राचीन राजतंत्र जो था, है ना, यानी राजा लोग का जो रूल चला आ रहा था अपना अलग अलग, उसके ऊपर सवाल उठाने का, उसको चुनौती देने का काम, चैलेंज करने का काम किसने किया है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने किया है। ठीक, पहली बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न नेशन स्टेट की स्टार्टिंग किसने की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। याद रखिएगा, 1 मार्क्स में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, हु पेव्ड द पाथ ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट और मॉडर्न नेशनलिज्म। तो आपको क्या बताना है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन शोड द पार्ट ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म और मॉडर्न नेशन स्टेट। याद रखिएगा। दूसरा, इसी ने तो क्या किया है, पहली बार जो ओल्ड मोनार्किकल ऑर्डर है, पुरानी प्रजातंत्र है, यानी राजा लोग का जो ऑर्डर होता था उसको चैलेंज किया है, उसके ऊपर सवाल उठाए, उसको मानने से इनकार किया, उनके खिलाफ स्ट्रगल किया, किसने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही। तीसरा, इट ऑल्सो इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलर नेशनलिज्म। इसने क्या किया है, पॉपुलर नेशनलिज्म का डेवलपमेंट किया। यानी इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू ही तो पहली बार क्या हुआ है, कुछ कॉमन आइडेंटिटी आई है, सीवियर पॉलिसी थी, किसी ने अगर देशद्रोह किया उसको सीधा गुलोटाइन कर देंगे, जान से मार देंगे। यानी कि मॉडर्न नेशनलिज्म का जो डेवलपमेंट है पॉपुलर हुआ किसकी वजह से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ही देखकर आस पड़ोस के देश भी क्या कर रहे थे, नेशनलिज्म करने की सोच रहे थे। आपको अगर याद हो कि प्रशिया कंट्री, है ना, ऐसी कंट्री थी जो फ्रांस पे अटैक करने आ रही थी, क्योंकि उनको पता था वहां के राजा को कि जैसे फ्रांस का राजा हटा है लोगों ने नेशनलिज्म करके, वैसे हमारे भी लोग हमें कर देंगे, इसलिए फ्रांस को हटाना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा था फ्रांस ने आर्मी भेज के कैसे किया था, उनको कंट्रोल में लाया था, प्रशिया को हराया था। ठीक, तो
कह सकते हैं कि मॉडर्न नेशनलिज्म का डेवलपमेंट का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो किसे जाता है? पूरा पूरा सीधा नेशनलिज्म फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जाता है, नेशनलिज्म लाने का। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। इट ऑल्सो इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलर नेशनलिज्म, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना। नेशनलिज्म क्या मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद, यानी अपने देश के प्रति फीलिंग, यानी सबसे पहले नेशन फर्स्ट रखना, इसको क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म, है ना। तो ये कहां से आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से आया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही लोगों के मन में ये बात को बढ़ावा दिया कि हमें राष्ट्रवाद मानना चाहिए, यानी कि हमें नेशनलिस्ट बनना चाहिए, हमें नेशनलिज्म फॉलो करना चाहिए। और तो और इट गिव द आइडियाज फॉर नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म, इसने तो आइडिया दिए थे देशभक्ति के, पैट्रियोटिज्म के। इक्वालिटी ब्रेड का मेजर आ गया था, सब एक तरह का ब्रेड खाएंगे, है ना। आपने देखा था मैक्सिमिलियन लगाया था, सब एक तरह का ब्रेड खाएंगे, अमीर हो गरीब हो, कोई फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट नहीं, सब खत्म, यानी सब कोई समान होगा, सब एक ही नेशन को बिलोंग करे ना, सब एक जैसे हैं, एक राष्ट्र में रहते हैं। इस तरह की फीलिंग को बढ़ावा देने वाला काम इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने तो किया, भले गलत तरीके से किया हो, ये सही नहीं किया हो, यानी अचानक से बहुत ही सीवियर हार्श पॉलिसी अपना ली हो ना, रेन ऑफ टेरर जैसे इंसिडेंट किए हो, लेकिन फिर भी जो रास्ता दिखाने का काम है वो किसका था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ही था, है ना। इट गिव द आइडिया फॉर नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने मॉडर्न नेशनल स्टेट का रास्ता दिखाया। दूसरी बात, इसने जो पुराने ओल्ड मोनार्किकल ऑर्डर थे, पुराने राजा थे, राजतंत्र था, उनके ऊपर सवाल उठाया, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाया, उनको चैलेंज किया कि नहीं, हम राजा का रूल नहीं मानेंगे, हम एक देश में बिलोंग करते हैं तो एक तरह का रूल चलेगा, कोई राजा की बात नहीं सुनेंगे। तीसरा बात क्या, इसने इंकरेज किया मॉडर्न नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए, किसने इंकरेज किया? तो इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना डेवलप की। या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से तो देख लो ना, आप लोगों ने खुद की मिलिशिया बना ली थी, है ना, बिना किसी के बोले इन्होंने खुद की मिलिशिया बना ली थी। नेशनलिज्म का ही तो शुरुआत है। और तो और इसने मॉडर्न नेशनलिज्म या पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति की या फिर राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज करने के लिए इंकरेज किया है, किसने? इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उस रिवॉल्यूशन में पार्ट लेने वाले जो लोग थे, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उन्होंने उन रिवॉल्यूशनरीज ने कौन से आइडियाज दिए, कौन से मेथड अपनाए, कौन से मेजर्स अपनाए, जिसके थ्रू कॉमन आइडेंटिटी या फिर नेशन स्टेट बना। तो हम यही बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज एंड देयर आइडियाज ऑफ क्रिएटिंग कॉमन आइडेंटिटी और क्रिएटिंग नेशनलिज्म। जी हाँ, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्ट लेने वाले योद्धा लोग थे, रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने कौन से उपाय किए, उन्होंने ऐसे कौन से काम किए जिसके वजह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई, लोगों के अंदर पैट्रियोटिज्म की फीलिंग हुई। यानी लोग ये भूल गए कि वो अलग अलग स्टेट के पार्ट है, उन्हें ये याद रहने लग गया कि वो एक नेशन के पार्ट है। यानी पहले लोग मानते थे यूरोप के कि वो लोग क्या है, अलग अलग स्टेट के पार्ट है, यानी कि वो एक नेशन को बिलोंग नहीं करते, ये भूल गए थे, लेकिन वो बिलोंग करते थे। फिर भी फिर जब उनको ये याद दिलाया गया, उनके मन में एक फीलिंग इमर्ज कराएगी कि भले ही वो अलग स्टेट के पार्ट हो, लेकिन वो एक ही नेशन को बिलोंग करते हैं, उनकी आइडेंटिटी सेम है, साथ ही साथ वो कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं। तब इस नेशन स्टेट की थ्योरी को याद दिलाने के लिए जो मेथड्स अपनाई गई है रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, उसी की हम बात करने वाले हैं। तो इन मेथड्स में कॉमन आइडियाज हैं, जैसे कि द आइडिया ऑफ लॉ पैट्री एंड लीजिस्लेटिव, है ना, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और नेपोलियनिक कोड, है ना। ये इस तरह के मेथड्स थे, ये इंपॉर्टेंट मेन है, प्रोमिनेंट है। इसके अलावा भी थे, बट हम यहाँ प्रोमिनेंट 3 मेथड्स की बात करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये नेपोलियनिक कोड जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हम देखेंगे। अभी आपको हम एक जनरली इंट्रोडक्शन देते हैं कि द आइडिया ऑफ लॉ पैट्री एंड लीजिस्लेटिव क्या है। देखिए, द आइडिया ऑफ लॉ पैट्री एंड लीजिस्लेटिव, लॉ पैट्री का मतलब क्या होता है? फादरलैंड। लॉ पैट्री का मतलब क्या होता है? फादरलैंड, या जिसे हम भारत माता बोलते हैं ना, यानी कि हम अपने नेशन की एक आइडेंटिटी किसे मानते हैं? फीमेल को मानते हैं। वैसे यूरोप के लोग क्या करते थे, अपने नेशन को एक मेल के रूप में आइडेंटिटी मानते थे, है ना, किसके रूप में? मेल के रूप में। और लास्ट सिटीजन का मतलब क्या था? सिटीजन, यानी कि इनका कहना था कि जो देश होता है और देश के लोग होते हैं, उनके बीच पिता और बेटे का रिश्ता होता है, यानी कि जो फादर है वो देश है और सिटीजन जो है उसके बेटे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं हम भारत माँ के बेटे हैं, भारत माँ के बच्चे हैं, बिल्कुल वैसे ही वो लोग कहते हैं कि वो उनके देश के पिता के क्या है? सिटीजन से बच्चे हैं। यानी कि वो फीमेल को की जगह पर मेल को मानते हैं अपने नेशन का आइडेंटिटी, जैसे हम भारत माता को मानते हैं अपने नेशन की आइडेंटिटी, भारत माता की जय बोलते हैं, बिल्कुल वो भारत पिता नहीं, वो अपने स्टेट के पिता की बात करते हैं, उनका जो देश है उसके पिता, यानी फ्रांस के फादर, है ना। जैसे हम इंडिया मदर बोलते हैं, मदर इंडिया, वैसे ही फ्रांस के फादर की बात होती है ना, फ्रांस के पिता, है ना, जैसे भारत माता वैसे फ्रांस पिता। और उनके सिटीजन क्या है? बेटे हैं। यानी कि उनका कहना है कि सिटीजन और कंट्री के बीच में कैसा रिश्ता होता है? एक बाप और बेटे जैसा रिश्ता होता है।
जैसे हम क्या रिश्ता मानते हैं अपने कंट्री और अपने बीच में, हमारी जो नेशन है वो मदर है और हम उनके क्या है, सन है, उनके बच्चे, भारत माँ के लाल, भारत माँ के बच्चे। ठीक, तो वैसे ही यूरोप के लोग मानते थे कि वो लोग कंट्री जो उनका फादर है और वो लोग जो है उनके चाइल्ड हैं, उनके बच्चे हैं। ठीक है, ये आइडिया ऑफ लॉ पैट्रियट लॉ सेटल था, इसको हम डिटेल में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। पहले क्या होता था, लुईस 16 ने एक लॉ बनाया तो फ्रांस में चलता था, लेकिन लुईस 16 ने अलग अलग राज्यों में अपने लीडर्स को भेजा था रूल करने, तो पूरा देश तो वही संभालता नहीं था अकेले, यानी छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग लोग संभालते थे, तो वो अलग अलग पार्ट वाले अपने अलग रूल्स बनाते थे, उस राजा के रूल पे नहीं चलते, यानी एक ही देश में कई तरह के रूल्स चल रहे थे, तो उसको हटाकर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी एक ही रूल चलेगा, यानी कि एक तरह की सब भाषा बोलेंगे, है ना, एक ही तरह का लोग खान पान रखेंगे, जैसे इक्वालिटी ब्रेड लाया गया था, है ना, मर्साली सॉन्ग हो गया, यानी जैकोबियन क्लब सेटअप हुआ था इन सबको सेम करने के लिए, आपने देखा होगा ना, ये सारी चीजें। तीसरा, नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड मतलब 1804 में नेपोलियन ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले थे ना, जिसको सिविल कोड 1804 भी बोलते हैं। नेपोलियन बोनापार्टी ने जब वो कंट्रोल कर लिया, उसने आर्मी डिक्टेटर बन गया और कंट्रोल कर लिया फ्रांस के ऊपर, तो उसने क्या किया था, कोड लाया था जिसको नेपोलियनिक कोड 1804 या फिर सिविल कोड 1804 बोलते थे, कुछ रूल्स रेगुलेशन, उसके थ्रू भी इन्होंने नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की, सबको सेम करने की कोशिश की। मैक्सिमिलियन ने भी किया, इक्वालिटी मेजर्स है ना, जबरदस्ती किया गया, गलत तरीके से भी किया गया, लेकिन हाँ किया जरूर गया था। तो यही हमें आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करना है। तो अभी तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस आइडिया से सेम मॉडर्न स्टेट या फिर वो मॉडर्न नेशन स्टेट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि नेशन स्टेट की थ्योरी क्या है, क्या होता है नेशन स्टेट, और तो हमने देखा कि कैसे नेशन स्टेट की शुरुआत हुई। हमने भी देखा कि नेशनलिज्म जो यूरोप का है और नेशनलिज्म इन इंडिया का है वो डिफरेंट कैसे है। हमने बात की कैसे नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। हमने ये भी देखा कि फ्रांस का कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनलिज्म को इमर्ज करने में और नेशनलिज्म को लाने में। और तो और हमने बात की दूसरे नेशन स्टेट की, नेशन स्टेट की शुरुआत कैसी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की कंट्रीब्यूशन की। और तो हमने बात किया इक्वालिटी में से कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसे आइडियाज फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के जिनसे क्या आ सके, फ्रांस में इक्वालिटी आ सके, फ्रांस में नहीं पूरे यूरोप में नेशन स्टेट की थ्योरी आ सके, लोग एकजुट हो जाएं, एक साथ मिलकर रहें, ऐसे आइडियाज की हमने बात की है। अब इनको हम और फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो नॉलेज गेन कर पाए। और यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम के डाउट पूरा दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आप इस चैप्टर के सारे नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है और इसको चैप्टर को बहुत ही टफ माना जाता है। यानी अक्सर टीचर कहते हैं कि बहुत ही टफ है, स्टूडेंट को भी टफ लगता है, बट अगर आप वीडियो सीरीज सीक्वेंस वाइज देखेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसको फैमिलियर करके पढ़ाएंगे आपको, है ना, इंडियन हिस्ट्री से पूरा रिलेट करके, हमारे देश में जो हुआ और वहां जो होता है रिलेट करके पढ़ाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। इसलिए पहले हमने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा है ताकि उससे इसको समझने में बहुत आसानी हो जाए। जैसे वहां स्ट्रगल हुए वैसे स्ट्रगल यहाँ पर भी हुए हैं, तो उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर और इसी तरह देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।